हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर 6 जुलाई 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी कौन करेगा? तो यूनेस्को का अभी सत्र आयोजित हो रहा है। यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज हमारा देखता है, इसका 46वां सत्र है और 46वें सत्र की जो मेज़बानी करेगा वो अब हमारा देश भारत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो भारत अगर देखा जाए यूनेस्को के 46वें सत्र की मेज़बानी करेगा। अब इसी में अगर हम बात करें कि अभी हमने यूनेस्को में अपना एक अगर देखा जाए एकमात्र नामांकन भेजा है यूनेस्को में शामिल होने के लिए, तो असम में पड़ता है हमारा। और असम में जो है अहोम डायनेस्टी, जो अहोम राजवंश था, अहोम का मोइडम, तो ये एक विश्राम स्थल है। अहोम जो राजा थे, अहोम साम्राज्य, उन्हीं का एक स्थल है और भारत ने इसे एकमात्र नामांकन के रूप में इस बारे से शामिल करने की बात कही है। अगर ये शामिल हो गया तो हमारे जो वर्ल्ड हेरिटेज है, जैसे हमारे अगर बात आती है वर्ल्ड हेरिटेज इस समय जो है वो अगर देखा जाए तो टोटल अगर देखा जाए तो हमारे 42 हैं। लेकिन अगर ये शामिल होता है तो हो सकता है कि भविष्य में संख्या चेंज हो जाए। अब ये तो था 46वां सत्र। इससे पहले हमारा अगर देखा जाए तो 45वां सत्र हुआ था। तो 45वां जो सत्र हुआ था, तो 45वां सत्र अगर देखा जाए तो 2023 में हुआ था और 2023 में अगर देखा जाए रियाद में हुआ था। और रियाद में अगर देखा जाए तो रियाद है सऊदी अरब में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। और इसी में हमारे अगर देखें तो दो हमारे अगर देखा जाए साइट्स इसमें शामिल की गई थी, एक तो 41वीं और एक 42वीं। तो 41वें नंबर पे शांति निकेतन को शामिल किया गया था। तो शांति निकेतन अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल में है और 42वां होयलेश्वर मंदिर है। तो होयलेश्वर मंदिर अगर देखें तो ये हमारा कर्नाटक में है। तो 41 और 42 जो दोनों साइट्स थी, ये दोनों 2023 में 45वें सत्र में शामिल की गई थी। और अब जो 46वां सत्र चलेगा, तो 46वां सत्र अगर देखें तो ये 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा 2024 में। और इसे भारत में दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और भारत में दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है भारत मंडपम। अब ये जो भारत मंडपम है ये चर्चा में इसलिए भी आया था क्योंकि भारत मंडपम में ही अगर देखें तो G20 सम्मेलन भी हुआ था। तो और अब अगर देखा जाए तो दिल्ली के भारत मंडपम में यूनेस्को का 46वां सत्र आयोजित किया जाएगा। और इस बार अगर बात आती है तो भारत ने केवल एकमात्र नॉमिनेट करा है अहोम मोइडम। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारी अगर देखा जाए टोटल कुल कितनी हमारी धरोहर हो गई, तो इसमें 42 है, जिसमें से 34 हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक हमारी मिक्स है, मिश्रित जो कंचनजंगा है, और 7 हमारी प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो ये तो हमारी जो धरोहर है ये है हमारी मूर्त धरोहर। और अगर हम बात करें हमारी अमूर्त धरोहर, तो अमूर्त धरोहर हमारी 15 है। और 15वीं अभी अगर देखा है, 14वीं तो दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल की है, और 15वीं जो गरबा जो गुजरात का है, इसे शामिल किया गया है। तो ये सभी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा यूनेस्को से रिलेटेड यूनेस्को का जो मुख्यालय है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। इसके अलावा यूनेस्को के आपको अध्यक्ष भी याद रखने हैं, तो उनका नाम है ओंद्रे ओजोलो। तो ओंद्रे ओजोलो अगर देखा जाए तो ये यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ये सभी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस 2024, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो बात आ रही है कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 है और जो लॉस एंजलिस में 2028 में होंगे, तो उसी में भारतीय जो ओलंपिक संघ है उसका मुख्य प्रायोजक, मतलब जो हमारा प्रायोजक बना है, तो वो कौन बना है? तो ये बना है BPCL, यानी ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। BPCL अगर देखा जाए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक बना है। अब ओलंपिक की अगर बात आती है तो ओलंपिक अगर देखा जाए, जो ओलंपिक है, ओलंपिक 2024 में जो आयोजित होगा वो होगा पेरिस में। अब ये जुलाई 2024 से शुरू होगा और ये अगर देखा जाए तो ये हमारा 33वें क्रम का है और हमारा जो 34वां होगा तो 34वां होगा 2028 में और 2028 में जो होगा वो होगा लॉस एंजलिस में। तो ये दोनों ओलंपिक हैं और ये दोनों ओलंपिक अगर देखा जाए तो ये समर ओलंपिक है। इसके अलावा विंटर ओलंपिक जो होगा तो विंटर ओलंपिक हमारा देखने को मिलेगा विंटर वाला 2026 में होगा और 2026 वाला विंटर वाला इटली में होगा। तो समर का अलग होगा और विंटर का अलग होगा। और अगर हम बात करें कि जो ओलंपिक था तो ओलंपिक अगर देखा जाए इसकी जो शुरुआत हुई तो पहली बार अगर देखा जाए ओलंपिक के बारे में अगर देखा जाए इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी एथेंस से। तो एथेंस में अगर देखा जाए जो पहला ओलंपिक भी हुआ था वो एथेंस में हुआ था और 1896 में हुआ था। और अब जो हमारा होने वाला है तो हमारा 33वें क्रम का होगा 2024 में और इसी के अंतर्गत भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक BPCL बना है। इसके अलावा आपको बैंक भी याद रखना है कि इसमें कि बैंक कौन सा अपना योगदान देगा। तो एक हमारा है यस बैंक। तो यस बैंक अगर देखा जाए तो यस बैंक का जो प्रायोजक के रूप में जैसे BPCL है वैसे ही अगर देखा जाए यस बैंक भी इसमें अपना योगदान देगा। तो आपको दो बातें याद रखनी है, बैंकिंग पार्टनर अगर कोई है तो वो है यस बैंक और मुख्य प्रायोजक अगर कोई है तो वो है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसकी बैठक हुई थी और इसकी अगर देखा जाए 141वीं जो बैठक थी ये भी हमारे भारत में आयोजित हुई थी और भारत में अगर देखा जाए तो मुंबई में आयोजित हुई थी। इसके अलावा अगर बात आती है अगर देखा जाए कि ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी तो 1894 में, लेकिन जो पहला ओलंपिक हुआ था वो हुआ था 1896 में और ओलंपिक का जो स्थापना हुई थी वो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। और वर्तमान में जो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं इनका नाम भी आपको याद रखना है। इस समय जो अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस वॉक। तो थॉमस वॉक का नाम आपको याद रखना है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको इसमें याद रखने हैं। और एक खास बात और याद रखनी है आपको कि 2028 में जो ओलंपिक होने वाले हैं लॉस एंजलिस में, इसमें T20 वर्ल्ड कप को भी शामिल किया जाएगा, यानी T20 जो हमारा क्रिकेट होगा उसे भी 2028 के जो हमारे ओलंपिक होंगे उनमें शामिल किया जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया है। तो संपूर्णता अभियान अगर देखा जाए तो ये हमारा प्रारंभ किया है नीति आयोग ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नीति आयोग। अब नीति आयोग की स्थापना अगर देखा जाए तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और ये किसके स्थान पर हुआ था, ये हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। और अगर बात आती है इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष अगर देखा जाए तो कौन होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी हमारे प्रधानमंत्री। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें होता है एक उपाध्यक्ष। तो अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें कि वर्तमान जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, तो वर्तमान उपाध्यक्ष अगर देखा जाए इस समय हमारे जो हैं वो हैं सुमन बेरी। तो सुमन बेरी इस समय वर्तमान उपाध्यक्ष है। इसके अलावा अगर देखा जाए वर्तमान CEO का नाम भी आपको याद रखना है, तो वो हैं VVR सुब्रमण्यम। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है कि VVR सुब्रमण्यम वर्तमान CEO हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अब इसके अलावा अगर बात आती है कि संपूर्णता अभियान, इस अभियान में होगा क्या। इस अभियान में जो इसकी जो शुरुआत होगी इस अभियान की शुरुआत 3 महीनों के लिए होगी और 3 महीनों के लिए ये जो शुरू होगा 4 जुलाई से हुआ है। अब 4 जुलाई से ये शुरू हुआ है और 3 महीने के लिए शुरू हुआ है। अब इसमें होगा क्या कि इसमें जो भारत के 112 आकांक्षी ज़िले हैं और इसके अलावा अगर देखा जाए 500 आकांक्षी ब्लॉक हैं, तो 112 आकांक्षी ज़िले और 500 आकांक्षी ब्लॉक यहाँ पर शुरुआत होगी। और इसमें जो शुरुआत होगी तो यहाँ पर 6 बातें देखी जाएंगी कि यहाँ पर 6 बातें क्या क्या होंगी कि ब्लड प्रेशर यहाँ पे लोगों का कैसा है,
कि प्रसव पूर्ण महिलाओं को पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, गर्भवती महिलाओं का पोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, मधुमेह के मरीजों का क्या स्थिति है, स्कूल में लाइट आती है या नहीं आती, मृदा स्वास्थ्य कैसा है। तो ये सभी 6 बातें अगर देखा जाए, इन 6 कार्यों पर विशेष योगदान दिया जाएगा। तो जिसके तहत अगर देखा जाए नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान चलाया। और आकांक्षी जो वर्ड है अगर देखा जाए तो आकांक्षी का मतलब ये होता है कि जो पिछड़े इलाके हैं, यानी वहाँ पर आकांक्षी यानी पिछड़े जिले या पिछड़े ब्लॉक, वहाँ पर इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। और नीति आयोग अगर पूछा जाता है एक पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कि नीति आयोग कैसा आयोग है, तो नीति आयोग अगर देखा जाए एक गैर संवैधानिक आयोग है। और यहाँ तो हमने वर्तमान उपाध्यक्ष और वर्तमान सीईओ की बात करी, लेकिन अगर हम बात करें कि इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया, और अगर पहले सीईओ की बात करें तो पहले सीईओ थे अमिताभ कांत। इसके अलावा जो हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। तो ये सभी बातें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय लेखा के आधार वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा, अब जो फाइनेंशियल ईयर हमारा अभी जो चल रहा था फाइनेंशियल ईयर, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो बेस ईयर बोलते हैं हम इसे, या फाइनेंशियल या आधार वर्ष बोलते हैं। तो ये चल रहा था 11-12, और इसे बदलने की बात चल रही है, यानी इसमें 20 और 21 को इसको करने की बात चल रही है। तो इसके लिए एक समिति का गठन हुआ है कि आधार वर्ष 11 से 12 बदलकर 20-21 कर दिया जाए। अब ये जो समिति बनी है वो विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में बनी है, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। और इसका काम केवल ये है कि बेस ईयर यानी जो आधार वर्ष है उसे चेंज कर दिया जाए। और ये जो काम करेगा ये हमारा अगर देखा जाए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, उसके द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। और यह है राष्ट्रीय लेखा आधार वर्ष को बदलने के लिए कहता है कि जो अभी तक हमारा 11-12 चल रहा था अब उसे चेंज कर 20 और 21 कर दिया जाए। तो यहाँ पर बेस ईयर की बात चल रही है कि बेस ईयर में जो बदलाव किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार मेनलैंड सी रो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है। तो मेनलैंड सी रो अगर देखा जाए तो ये जो है, ये अगर बात आती है तो एक हमारी प्रजाति है जो बकरी और प्लस हिरण, इसकी एक संकर प्रजाति है। इन दोनों से मिलकर अगर देखा जाए बना है, और ये कुछ कुछ बकरी और कुछ कुछ हिरण जैसा दिखाई देता है। अब ये जो प्रजाति है ये पहली बार दिखाई दी है, और ये दिखाई दी है असम में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और असम में भी एक नेशनल पार्क है, वहाँ पे आपको नाम याद रखना है, उस नेशनल पार्क का नाम है रायमोना नेशनल पार्क। यहाँ पर ये प्रजाति पहली बार दिखाई दी है और इसका फ़ोटो लिया गया है, इसीलिए पहली बार फोटोग्राफी इसका दस्तावेजीकरण किया गया है। अब ये एक अगर देखा जाए तो ये एक स्तनधारी जीव है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पहली बार मिला है, तो ये अगर देखा है चर्चा में है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें असम में कई सारे हमारे नेशनल पार्क हैं, जैसे मानस आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इसके अलावा मानस अगर देखा जंगली भैंसे के लिए फेमस है। और हमारा दूसरा अगर देखा जाए कांजीरंगा, तो कांजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और हमारा असम में एक नवीनतम हमारा शामिल हुआ था देहिंग पटकाई, तो देहिंग पटकाई असम में शामिल हुआ था, जो हमारा नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, अभी हाल ही में ही हुआ है। इसके अलावा रायमोना में ही ये अगर देखा है सीरो की प्रजाति मिली है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और है हमारा ओरांग नेशनल पार्क भी ये हमारा असम में है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो डिब्रू साइकोवा भी अगर देखा जाए तो ये भी आपका असम में है। तो ये सभी अगर देखा जाए नेशनल पार्क आपके असम में है। और असम के ही रायमोना नेशनल पार्क में अभी अगर देखा जाए मेनलैंड सी रो का फ़ोटो खींचा गया है, और ये पहली बार हुआ है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है। तो नेक्सस का संबंध जो है वो है आरबीआई से, यानी ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है आरबीआई। अब आरबीआई का प्रोजेक्ट जो नेक्सस है ये क्या है। अब ये जो आरबीआई का प्रोजेक्ट नेक्सस है, इसमें हमारा जैसे यूपीआई होता है, यूनिफाइड
पेमेंट इंटरफेस। इसका जो प्रयोग है, यूपीआई का जो प्रयोग है वो सीमा पार भी किया जाएगा। अब सीमा पार से मतलब क्या है कि आरबीआई ने अगर देखा जाए 4 देशों के साथ मिलकर, तो 4 अगर देखा जाए आसियान देश हैं, तो इन 4 आसियान देशों के साथ मिलकर यूपीआई को उन देशों में भी लागू करवाएगा। अब ये 4 देश हैं कौन कौन से, तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है। एक तो है आपका मलेशिया, मलेशिया में भी यूपीआई चलेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए फिलीपींस, फिलीपींस में भी यूपीआई चलेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए थाईलैंड, तो थाईलैंड में भी आपकी यूपीआई चलेगी। और इसके अलावा लास्ट अगर देखा जाए एक और है हमारा सिंगापुर, तो सिंगापुर में भी यूपीआई चलेगी। तो ये 4 हमारे आसियान देश हैं, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। इन चारों देशों ने मिलकर हमारा आरबीआई के साथ यूपीआई के प्रयोग को इन्होंने स्वीकार किया है। तो इसी कारण अगर देखा जाए, और ये यूपीआई का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तीव्र भुगतान के लिए। और ये लगभग अगर देखा जाए 60 सेकंड के अंदर अंदर जो भुगतान होगा, उस भुगतान को करने के लिए यूपीआई का प्रयोग किया जाएगा, जिस कारण प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत करी है और आरबीआई ने इन 4 आसियान देशों के साथ मिलकर करी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन है। तो अगर बात आती है, इसमें हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, बी इसका हमारा राइट आंसर, हार्दिक पांड्या। अब इसमें अगर बात आती है, अगर देखा जाए ऐसा करने वाला पहली बार अगर देखा जाए कोई भारतीय बना है, अब पहली बार आया है तो पहली बार हार्दिक पांड्या का नाम आया है। ये पहले भारतीय हैं जो ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। अब इसी में अगर हम बात करें कि, और ये जो इनका नाम है ये स्पेशली अगर देखा जाए आईसीसी में आया है, और आईसीसी में इनका नाम T20 के लिए भी आया है और इनका नाम वनडे के लिए भी आया है। तो ये नंबर 1 ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या। इसके अलावा अगर देखा जाए कि नंबर 1 बॉलर, तो नंबर 1 अगर देखा जाए बॉलर जो बने हैं, नंबर 1 बॉलर 2 व्यक्ति हैं हमारे। एक तो हैं जसप्रीत बुमराह, बुमराह का नाम याद रखना है आपको। और दूसरा अगर देखा जाए रवि बिश्नोई, तो रवि बिश्नोई अगर देखा जाए, तो रवि बिश्नोई अगर देखा जाए ये नंबर 1 बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई। इसके अलावा अगर बात आती है, अगर देखा जाए कि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन है, तो वो है जसप्रीत बुमराह। इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो हार्दिक पांड्या तो है ही इसमें हमारा इम्पोर्टेंट नाम, क्योंकि ये ऑलराउंडर हैं आईसीसी में T20 और वनडे दोनों ही में। और नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई, और जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी हैं। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला है। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री बने वो बने हेमंत सोरेन, यानी ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है। क्योंकि अभी हेमंत सोरेन से जो पहले थे, तो अगर देखा जाए तो चंपई सोरेन यहाँ के अगर बात आती है, तो चंपई सोरेन यहाँ के सीएम थे। अब चंपई सोरेन वापस अगर देखा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उनके स्थान पे वापस आ गए हेमंत सोरेन। और ये अगर देखा जाए तीसरी बार अगर देखा जाए तो तीसरी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री के पद की। और अगर हम बात करें कि झारखंड में विधानसभा की जो सीटें हैं, झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो यहाँ लगभग अगर देखा जाए 81 सीटें हैं। और इन्हें झारखंड के जो राज्यपाल हैं इन्होंने शपथ दिलाई है। और राज्यपाल का नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है, राज्यपाल का नाम CP राधाकृष्णन। तो राज्यपाल झारखंड के जो हैं CP राधाकृष्णन, इन्होंने ही हेमंत सोरेन को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। और इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके अलावा प्रेम सिंह तमंग अगर देखा जाए, तो ये अभी अगर बात आती है सिक्किम के बने हैं, ये भी अभी नए हैं, तो इसीलिए इनका नाम भी याद रखना है। इसके अलावा मोहन चरण मांझी, ये आपके उड़ीसा के बने हैं। और अगर हम बात करें पेमा खांडू, तो ये अरुणाचल के बने हैं। ये सभी नाम आपके इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश के भी अगर देखा जाए अभी नए हैं हमारे चंद्रबाबू नायडू। तो चंद्रबाबू नायडू अगर देखें तो ये हैं आंध्र प्रदेश के, और पवन कल्याण वहाँ के डिप्टी CM हैं। इसके अलावा तेलंगाना, तो तेलंगाना के भी आपको याद रखने रेवंत रेड्डी। तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए CM हैं। तो ये भी हाल फिलहाल में कई हमारे CM बने हैं, और ये अगर देखा जाए सभी नाम इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सीटें जो हमारी विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो वो सबसे ज़्यादा सीटें अगर देखा जाए यूपी में है 403। और अगर हम बात करें किस राज्य में सबसे कम है,
तो ये अगर बात आती है, अगर देखा जाए सिक्किम में अगर देखा जाए सबसे कम है 32 सीटें। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है, जैसे एक तो पद होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये थे हमारे अजीत डोभाल, लेकिन ये है अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो इसमें 3 व्यक्ति होते हैं। अब 3 व्यक्तियों में अगर देखा जाए 2 व्यक्ति तो ऑलरेडी हैं, एक तो हैं टीबी रविचंद्रन, ये पहले से ही शामिल हैं, दूसरे हैं पवन कपूर, ये भी पहले से ही शामिल हैं। अब तीसरे जो व्यक्ति हैं, तीसरे व्यक्ति अगर देखा जाए तो तीसरे हमारे जो हैं वो है राजेंद्र खन्ना, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। तो 3 व्यक्तियों में टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर पहले से ही थे, और तीसरे व्यक्ति राजेंद्र खन्ना को भी शामिल किया गया। इसके अलावा डॉक्टर BN गंगाधर, इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग के अध्यक्ष हैं, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो लोकपथ मोबाइल ऐप अगर देखा जाए तो ये जो किया गया है लॉन्च, ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के जो CM हैं इस समय, तो मध्य प्रदेश के CM हैं मोहन यादव। अब इनके द्वारा ये योजना लागू की है, और इसमें सड़क की समस्या, ये स्पेशली अगर देखा जाए सड़क समस्या को सुलझाने के लिए की गई है। अब सड़क समस्या के लिए क्या होगा कि सड़क समस्या में अगर आपको कहीं भी कोई भी गड्ढा दिखता है तो आप उसका फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, और 60 दिन के अंदर अंदर अगर देखा जाए उस स्थान का निवारण, यानी उस स्थान की जो सड़क की समस्या है उसे दूर कर दिया जाएगा, वो सड़क पड़ जाएगी। तो ये इस योजना को नाम दिया है लोकपथ मोबाइल योजना। अब ये इसके लिए बस इस ऐप पर जाकर आपको केवल उस जगह का फ़ोटो खींचकर डालना है। तो ये अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।